देखो पढ़ाया है कि नहीं। तो ये नोट्स बहुत ही एवरग्रीन नोट्स है, अधिक याद रखो, अधिक एडीई के स्टेप के बारे में लिखा नहीं है, पर मैंने आपके लिए लिखा है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे और इसमें अच्छे अच्छे टॉपर्स रॉन्ग। इतना सिंपल बताऊंगा कि पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस अगर आप ये 15 मिनट का मेरा वीडियो देख लोगे ना, सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। पूरा का पूरा एक भी एमसीक्यूज आपका मिस नहीं होगा दोस्तों। मैच दो कॉलम, ट्रू फॉल्स सब करवाऊंगा। अगर आपको भरोसा नहीं है, इसके पहले के बोर्ड के पेपर्स देखो। पेपर होने के बाद मैं लाइव आता हूं, दिखाता हूं भाई देखो पढ़ाया है कि नहीं। तो ये नोट्स बहुत ही एवरग्रीन नोट्स है, इसमें से ही आपका पेपर आने वाला है दोस्तों। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, उसके बाद आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी लेसन नंबर 1 पे बनाया, अब लेसन नंबर 2 की बारी है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे ज्योमेट्री अलजेब्रा की चीजें आ ही रही है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो मैं चाहता हूं कि वीडियो के नीचे कम से कम 200 कमेंट और 300 लाइक्स तो होना चाहिए दोस्तों। इसलिए हर बच्चा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करे। जल्दी ही मैं लेसन नंबर 3 का भी लेकर आ जाऊंगा, जिससे आपके सेमेस्टर में जितने भी लेसन आ रहे हैं फटाफट फटाफट करा दूंगा। आप आराम से 10-10, 15 मैं उन स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहा हूं जिन स्टूडेंट से लर्निंग नहीं हो पाता। और ये टॉपर के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि इसमें हर एक पॉइंट मैं लेकर आया हूं कि किस तरह से आंसर्स लिखना है, कहां पे क्या चीजों की जरूरत है। अभी जैसे देखो ये वाले पार्ट पे ना बोर्ड ने, आप जाके प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखो, बोर्ड ने 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे और इसमें अच्छे अच्छे टॉपर्स रॉन्ग कर देते हैं। बेचारे नॉर्मल स्टूडेंट का तो जाने दो, पर उनके लिए मैं हूं दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन है दोस्तों, वो एमिनो एसिड के हेल्प से अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए स्किन में कौन सा प्रोटीन बनता है, बोन में कौन सा प्रोटीन बनता है, सेल्स में कौन सा प्रोटीन बनता है, सेल बोल रहा हूं। देन दोस्तों इसके पैनक्रियास में कौन सा प्रोटीन बनता है, मसल्स में कौन सा प्रोटीन बनता है। तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पार्ट दोस्तों स्टार्ट करता हूं। देखो SM-10, मैं हमेशा SM-10, एस से आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, स्किन। एस से क्या है दोस्तों, स्किन। स्किन में कौन सा प्रोटीन तैयार होगा दोस्तों, तो पहला एम से क्या आएगा, मिलानिन। और दूसरा टीन, मतलब दोस्तों मैंने जानबूझ के टीन रखा है कि लास्ट में सभी के टीन दिखाई दे रहा कैरेटीन। तो आपको डायरेक्ट याद होगा एम से क्या आ जाएगा दोस्तों, मिलानिन। और टीन अगर आपको आया तो डायरेक्ट याद हो जाएगा कैरेटीन। तो SM-10 से आपको याद हो गया स्किन में कौन सा प्रोटीन है, मिलानिन और कैरेटीन। ठीक है सर। बॉस से BO से बॉन आ गया सर, बॉन से याद हो गया कौन सा प्रोटीन है सर, ऑसिन। सर याद हो गया सर, बॉस याद है। तो कभी भी मैच द कॉलम में आपसे रॉन्ग नहीं होगा। ये मैच द कॉलम में मैं इसलिए ट्रिक बताया हूं कि अगर आप मैच द कॉलम करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों पान आईटी या पैन आईटी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो पैन आईटी से दोस्तों पैनक्रियास, पैन से पैनक्रियास, आईटी से दोस्तों, आई से दोस्तों इंसुलिन और टी से दोस्तों ट्रिप्सिन। अब देखो अगर आप रिवाइज करो, ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज पे लेता हूं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों SM-10, अगर आपको याद है तो आपको याद है एस से क्या है सर, स्किन, एम से क्या है, मिलानिन, और सर क्या है, टीन, कैरेटीन। सर कभी भी ये मैच दो कॉलम रॉन्ग नहीं होगा सर मेरा। सर अभी जैसे यहाँ पे ऑस्टिन लिख के आया, यहाँ पे बोन आया, तो अगर आपसे कंफ्यूजन हो गया, आप भूल गए, पर आपको एक ट्रिक याद है ना, बॉस। तो बॉस से रिलेटेड बॉन है, तो इसका हमेशा किसके साथ मैच दो कॉलम होगा, ऑस्टिन के साथ। देन दोस्तों अगर समझो यहाँ पे पैन आईटी है, तो आपको पता है ना सर, पैन से रिलेटेड पैनक्रियास, और आई से रिलेटेड इंसुलिन, और टी से रिलेटेड ट्रिप्सिन। हो गया, 3 आपको डायरेक्ट याद करा दिया। बस इस लेवल का मैंने बोला कि नोट्स भी मैं आपके लिए एक स्पेशल नोट्स भी देने वाला हूं। अब देखो दोस्तों यहां पे ये होने के बाद मसल्स, अगर मैं मसल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आएगा, मसल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मसल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक सेकेंड ना, शायद सर का कॉल है। हाँ, मसल्स के अंदर हम क्या करेंगे, मसल्स के रिलेटेड कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मसल से रिलेटेड मैम, कौन सा ट्रिक है दोस्तों, मैम मतलब M फॉर क्या आएगा दोस्तों, मसल, M फॉर क्या आएगा दोस्तों, मसल्स, और AM, A से क्या आएगा दोस्तों, एक्टिन, और M से क्या आएगा दोस्तों, मायोसिन। आपको याद हो गया मैम से रिलेटेड। बस इसको आपको एक बार क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है। देन दोस्तों ब्लड है एंटी से रिलेटेड, गायब ही हो गया। ब्लड है एंटी से रिलेटेड आपको क्या चीजें याद रखना है दोस्तों, तो ब्लड से रिलेटेड अगर आप देखोगे, ये देखो ब्लड है से रिलेटेड दोस्तों हीमोग्लोबिन, एंटी से दोस्तों एंटीबॉडीज, आपको याद हो गया। तो ये अगर आपको ट्रिक्स याद है तो आप ये पूरा का पूरा पार्ट कवर कर सकते हो दोस्तों, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। अब बस आप एक बार उसको रिवाइज कर लो, आपका काम हो गया दोस्तों। अगर अपने बॉडी में कभी अगर जरूरत है तो जो दोस्तों एक्सेस ऑफ प्रोटीन है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ग्लूकोज में। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक्सेस ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारे बॉडी में, प्रोटीन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज में, अगर कभी कुछ जरूरत है तो। पर उस प्रोसेस कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस।
तो यहाँ पे दोस्तों वही, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है। देखो ये, देखो नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, एनिमल से जो भी हमें प्रोटीन मिलता है उसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये सब एमसीक्यूज के लिए, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। देखो प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से हमें, पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें कितना एनर्जी मिल रहा है? 4 किलो कैलोरी। मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स। गिव रीजन में तो नहीं आएगा दोस्तों, को रिलेशन ये सब में आ सकता है। तो आपके मन में आ रहा होगा सर प्रोटीन का तो आपने बता दिया, सर फैट और कार्बोहाइड्रेट का नहीं बताया। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से भी सेम है, कार्बोहाइड्रेट से भी सेम है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, देखो कार्बोहाइड्रेट से भी सेम है। ये देखो, ये नोट्स अगर आपको मिल जाए ना काम हो जाएगा, पर ये नोट्स जो है क्रैश कोर्स में मिलेगा, क्रैश कोर्स वालों को रहेगा नोट्स, वहां पे और भी इसमें कुछ चीजें वो ऐड होके क्रैश कोर्स वालों को रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी गेट, देखो 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी हो गया। प्रोटीन भी याद हो गया सर। सर ना वो पूरा फ्लो चार्ट भी याद हो गया सर। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, पैनक्रियास का बताओ। सर याद है ट्रिक, पैन आईटी, पैनक्रियास में इंसुलिन और ट्रिप्सिन, वो मैम वाला बताओ, मैम वाला। अरे सर याद है, मसल्स याद है आपको, एक्टिन और मायोसिन। सर पूरा ब्लड है, एंटी याद है, ब्लड। हीमोग्लोबिन है मतलब हीमोग्लोबिन, एंटी मतलब एंटीबॉडीज। वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सर फैट का क्या आएगा? 9। याद रखना, फैट में एनर्जी ज्यादा मिलेगा ना, तो 9 किलो कैलोरी, बस याद रखना। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सेम है, फैट में 9। अब देखो दोस्तों, बोर्ड बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ये बस आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन 2 लेवल के होते हैं, एक बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक सेलुलर रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल तो आपको पता है, ये बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम इसी के अंदर आगे का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, देखो सेलुलर रेस्पिरेशन अकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड। पहला क्या है? एरोबिक, दूसरा क्या है? एनारोबिक। अब यहाँ पे बोर्ड इससे रिलेटेड आपको क्या पूछेगा, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को भी अच्छे से देखोगे तो टेक्स्ट बुक में भी दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है दोस्तों, एरोबिक और एनारोबिक। बहुत ही सिंपल सा है। एरोबिक मतलब दोस्तों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सर पहला पॉइंट तो याद हो गया। सर इतना अच्छा नोट्स आपने बनाया है कि डायरेक्ट याद हो रहा है। मैं सर लास्ट बेंच पे बैठता हूं पर मेरे को भी आपकी चीजें समझ में आ रही है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है सर, याद हो गया। सर एरोबिक में क्या आएगा? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है। यहाँ पे क्या आएगा सर? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक झटके में, मतलब अगर आप देखोगे ऐसे एक बार पढ़ोगे याद हो गया। अब सर ये हो गया, ठीक है सर, ये भी हो गया। हाँ, अब बहुत बार आपको ये पूछेगा व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। तो यहां पे मैंने लिखा नहीं है पर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। आप ऐसे भी लिख सकते हो। पर अगर आपको एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, हाउ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करने के टोटल 3 स्टेप्स हैं। पहला है दोस्तों ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है दोस्तों टीसीए, और तीसरा है दोस्तों ईटीसी। देखो टीसीए दिखाता हूं, ये देखो दूसरा स्टेप क्या है? टीसीए। और तीसरा है दोस्तों ईटीसी। तो ये 3 स्टेप्स में हमारा ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडाइज होता है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा तो पहला पॉइंट मैंने आपके लिए रखा है, जो दोस्तों हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। जो हमारा टीसीए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है दोस्तों? ये सब आपको आ सकता है, यहाँ पे लिखा रहेगा टीसीए अकर इन साइटोप्लाज्म। फॉल्स। इतने सोचो, इतना डीप लेवल की चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये नोट्स बनाने में ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, भाई ये बनाया है, रात रात को बैठ बैठ के बनाया है। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ईटीसी, ये भी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं, इतना सिंपल मैंने कर दिया कि बस अगर आप ये फ्लो चार्ट देख लो ना, आपको आंसर याद हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट याद हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड क्या क्या फॉर्म होगा दोस्तों, ये लिखना है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड as well as 2 ATP as well as 2 NADH2 और 2 वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो आप डायरेक्ट पहला लाइन तो आप डायरेक्ट यहां से बस इस नोट्स को देख लोगे, हो जाएगा। ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। देन दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा है तो बस आप इतना लिखो, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म। एज वेल एज अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। देन दोस्तों फर्दर दिस पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम से। ये जो पायरुविक एसिड जो फॉर्म होगा दोस्तों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम से। और साथ में ये जो बाय प्रोडक्ट अगर आपसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस अगर इतना नहीं याद हो रहा है
पहला पॉइंट आप लिखो, इट इज अकर इन साइटोप्लाज्म, याद हो गया सर। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड 2 molecule of pyruvic acid are formed. Then pyruvic acid get converted into acetyl coenzyme से। देन दोस्तों इसके बाद ये एसिडाइल कोएंजाइम से जो फॉर्म हुआ है दोस्तों, उसका एसिटाइल पार्ट है ना, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, अपना क्रेब्स साइकिल में, टीसीए में। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और टीसीए साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड, तो इसके ऊपर आपको आ सकता है दोस्तों ग्यूरिजन। तो इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बोथ दी मॉलिक्यूल ऑफ एसिडाइल कोएंजाइम से, ये देखो ये जो एसिडाइल कोएंजाइम से कहाँ पे आया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर मैंने क्या बोला था, इसका जो एसिटाइल पार्ट है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा पूरी तरह से। तो देखो यहाँ पे एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिडाइल कोएंजाइम्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या क्या फॉर्म हो रहा है वो देख लो। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसमें फॉर्म हो रहा है। अब ये फॉर्म होने के बाद दोस्तों बस आपको ये लास्ट वाला प्रोसेस बहुत ईजी है। यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को डायरेक्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो एटीसी में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू डायरेक्ट फॉर्म, मतलब 1 NADH2 अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है 1 NADH2, तो ये हमें कितना एटीपी देगा दोस्तों, 1 NADH2 मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 NADH2 से हमें कितना एनर्जी मिलेगा दोस्तों, कितना एटीपी मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। 1 FADH2 से हमें कितना एनर्जी मिलेगा दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब यहां तक का पार्ट हो गया, ठीक है सर, बहुत अच्छे से बताया। ये वाला आपको एक एमसीक्यूज पता होना चाहिए, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। और थोड़ा सा ये आपको एक डायग्राम पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर आऊं, ठीक है, अब देखो दोस्तों मैं आपको एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद ना अपना एक आंसर भी हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट अगर आप कवर कर देते हो तो बोर्ड के लिए फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर समझो हमारे बॉडी में, अगर समझो कभी फास्टिंग है या कुछ ऐसा केस है, अगर समझो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मतलब कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम कौन करेगा दोस्तों, पता है, लिपिड्स। और कौन करेगा दोस्तों, प्रोटीन। लिपिड्स किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, फैटी एसिड में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, एमिनो एसिड में। और फिर ये पूरे के पूरे किस में आ जाएंगे दोस्तों, एसिटाइल कोएंजाइम से में। फिर वही क्रेब्स साइकिल वाला प्रोसेस चलेगा जो हमने पीछे पढ़ा है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। देखो लिपिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। सर ये फ्लो चार्ट भी याद हो गया। ये सबका कॉम्बिनेशन फिर ये कहां पे चले, कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों एसिटाइल कोएंजाइम से में। एंड देन फाइनली क्रेब्स साइकिल में आएंगे और हमें क्या मिलेगा दोस्तों, एनर्जी। देखो CO2 H2O और एनर्जी। और ये तो आपको पता ही है कार्बोहाइड्रेट वाला, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ये किसमें चले जाएगा, पायरुविक एसिड, फिर एसिटाइल कोएंजाइम्स और ये पूरा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन है, देखो दोस्तों ऊपर जो लिखा है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि अगर समझो हमारे बॉडी में इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो उस टाइम पे हमें एनर्जी देने का काम कौन करेगा, तो उस टाइम पे एनर्जी देने का काम करेगा दोस्तों कौन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। कैसे देंगे मैंने आपको बताया, लिपिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। तो देखो लिखा है लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, और फर्दर फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम से, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम से, एंड देन एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल। और फिर देखो यहाँ पे एनर्जी ऑब्टेन थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडाइल कोएंजाइम से बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। सोचो इतना बड़ा आंसर अगर कभी यू रीजन में आपको आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो ये फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग एक झटके में। अब देखो दोस्तों ये दूसरा फ्लो चार्ट है, ये भी मैं आपको याद करा दे रहा हूं। ये आपको याद है दोस्तों, देखो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, आपको पता है। और दोस्तों इसके बाद इसका फर्मेंटेशन हम करेंगे और हम डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विनेगर का भी एग्जांपल होना चाहिए था, माइक्रोब्स के हेल्प से, वेरियस माइक्रोब्स के हेल्प से हम बना सकते हैं विनेगर ये सब। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों पता है, फर्मेंटेशन से हम यहाँ पे देखो मसल सेल्स में देखो पायरुविक एसिड, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, लैक्टिक एसिड। यहाँ पे अगर दोस्तों फर्मेंटेशन प्रोसेस से ईस्ट के हेल्प से पायरुविक एसिड गेट अल्कोहल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 9th में भी आपने पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन से अगर जैसे मैं ईस्ट का हेल्प लूंगा तो अल्कोहल और साथ में CO2 बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फ्लो चार्ट है, उस तरीके से आपको ये पूरा फ्लो चार्ट जिस तरीके से मैंने बोला है वो आपको याद होना चाहिए।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल 3 यू रीजन्स है और सभी यू रीजन्स के आंसर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स पता होना चाहिए, बोर्ड पूछा है। एक तो फर्मेंटेशन आपको पता है, दूसरा क्या होगा दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस। इसलिए ग्लाइकोलिसिस दोस्तों दोनों में आता है, एरोबिक में भी आता है, एनारोबिक में भी आता है, तो बोर्ड पूछ सकता है आपको। तो हमेशा याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप, फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलिसिस। इसलिए हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला भी पार्ट देख लिया। इसमें देखो ना फर्मेंटेशन दिख रहा है और ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पे बोर्ड क्या पूछेगा दोस्तों, ये यू रीजन आपके बुक के पीछे भी है कि हायर प्लांट्स और एनिमल्स, दोस्तों हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं दोस्तों। अगर आजू बाजू में ऑक्सीजन लेवल जो है दोस्तों वो डिप्लीशन मतलब डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल इन सराउंडिंग, मतलब ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाए तो ऐसे केस में जब हायर प्लांट और एनिमल है वो एरोबिक के बदले एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगते हैं। तो बस आपको एक सिंपल सा लाइन लिखना है ना, सिंपल सा लाइन आपको क्या लिखना है दोस्तों, देखो यहाँ पे डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल इन सराउंडिंग। बट अगर आप इतनू सा आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आप, मैंने आपको एरोबिक एनारोबिक पढ़ाया ना, तो थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में लिख दो, फिर ये लिखो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अब दूसरा एक यू रीजन है दोस्तों सीड से रिलेटेड। सीड जो है वो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म क्यों कर रहा है दोस्तों, जब वो वाटर के अंदर आ जाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे अगर देखोगे सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब सॉइल है दोस्तों पूरी तरह से वाटर से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबमर्ज अंडर दी वाटर, मतलब सॉइल जो है उसके ऊपर पूरा अगर पानी भर जाए तो उस केस में सीड भी क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या करेगा दोस्तों, परफॉर्म करेगा। दोस्तों हमारा मसल सेल जो है दोस्तों वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। और दोस्तों हमें टायर्डनेस फील होता है कौन से एसिड की वजह से, ये भी आपको पता होना चाहिए, लैक्टिक एसिड। ये एमसीक्यू का पार्ट है। ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने का ये वाला पार्ट बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन अधिक अधिक याद रखो, अधिक ADE के। वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन BC। अब दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि व्हाई वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। देखो हमारे बॉडी में हर पार्ट में वाटर ही वाटर होगा। अगर आप देखोगे तो 60 to 70% या 65 to 70% वाटर है दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखोगे हमारे वेट में 70% दोस्तों वाटर, हमारे सेल में कम से कम दोस्तों 70% वाटर है। तो यहाँ पे वही पार्ट लिखा है, पर वाटर को असेंशियल न्यूट्रिएंट क्यों बोला गया। अगर वाटर अगर थोड़ा भी अगर दोस्तों लिटिल लॉस ऑफ वाटर, अगर हमारे बॉडी से थोड़ा भी अगर वाटर लॉस होता है तो ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखो फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। और उसके ऊपर 1-2 लाइन अपने मन से लिखो, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्योंकि देखो दोस्तों मैं आपको इजी ट्रिक बताते जा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो फाइबर्स के ऊपर बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था। देखो फाइबर्स जो है वो बहुत ही ऐसे ही डायरेक्ट पूछा था, फाइबर्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट व्हाई। एक बार उन्होंने बोला था एग्जांपल्स बताने के लिए फाइबर्स का, तो उसके अंदर आप लीफी वेजिटेबल्स बता सकते थे, फ्रूट्स बता सकते थे, सीरियल्स बता सकते थे। तो फाइबर्स का यूज क्या होता है, देखो फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होता है बट इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एज वेल एज इजेशन। ये दोनों प्रोसेस में हेल्प करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और इजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। देखो वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, पहला पॉइंट याद हो गया। दे हेल्प इन द डाइजेशन एंड यहाँ पे क्या आएगा, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। और बस एग्जांपल दे दो, हो गया। बस ये आप दिमाग में रखो, वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, फाइबर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस या अनडाइजेस्टेड फूड। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। समझ में आया सभी को। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको ये वाला पार्ट बता दूं थोड़ा सा, लिपिड्स। अब देखो दोस्तों लिपिड्स तो ये बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल, इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लिपिड्स। अब यहाँ पे यूजेस ऑफ फैटी एसिड आएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, इसके बाद आपको ना अलग से टेक्स्ट बुक पढ़ना ही नहीं है। फैटी एसिड का यूज किस लिए दोस्तों, वेरियस हार्मोन्स के लिए, प्रोड्यूसिंग वेरियस हार्मोन्स, एक भी नाम लिख दो। कवरिंग ऑफ एक्सोन्स, देखो यहाँ पे कवरिंग ऑफ एक्सोन्स। और जो सबसे मेन है दोस्तों, ये किस लिए है दोस्तों, फॉस्फोलिपिड which are essential for producing plasma membrane are formed from fatty acid। फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेशन में भी फैटी एसिड का हेल्प होता है और फॉस्फोलिपिड का हेल्प किस लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। आपको सेल मेम्ब्रेन पता होगा ना, तो वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये एमसीक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों।
एक्सेस ऑफ लिपिड दोस्तों कहां पे कौन से टिश्यू में स्टोर होगा, तो आपको पता है दोस्तों एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये अगर आपको पार्ट पता चल जाए, ठीक है, ये हो गया। अब माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं कि माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर ना दोस्तों, माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर दोस्तों मैं क्लियर कट आपको बता दूं, आपको क्या याद रखना है पता है, डिफरेंस बिटवीन। अगर इसके ब्रीफ क्वेश्चन आते हैं, वैसे आज तक आया नहीं है, तो उसके बदले आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, पर ब्रीफ में भी मैं आपको माइटोसिस ने एक झटके में याद करा दे रहा हूं। पहले तो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 2 डॉटर सेल फॉर्म होगा, यहाँ पे 4 डॉटर सेल फॉर्म होगा, ये सोमेटिक सेल और स्टेम सेल में अकर होगा दोस्तों, ये जर्म सेल में। तो ये आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको इजी लगे, मैंने आपको इजी पॉइंट यहाँ पे बताया है। एंड दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस है। देखो माइटोसिस कंसिस्ट 2 स्टेप, फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कंसिस्ट 4 स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब देखो दोस्तों इवन आपके ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग भी, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी आपको ये पॉइंट आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है प्रोफेज। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रोफेज में सब चीजें दोस्तों स्टार्ट टू डिसअपियर, और मेटाफेज में दोस्तों कंप्लीटली डिसअपियर होगा। देखो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहा है, सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहा है, देखो लिखा है सेंट्रियोल डिप्लीकेट दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, और न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट टू डिसअपियर। बस अगर चाहिए तो ये लाइन आप याद रखो, न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर। पहले वाले स्टेप पे आपको ये लिखना है। दूसरे में देखो कंप्लीटली डिसअपियर लिखा, अगर आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखना ही बंद हो जाएगा सेकेंड वाले में अगर आप देखोगे। और मेटाफेज का जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, जितने भी क्रोमोजोम्स हैं वो इक्विटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑल द क्रोमोजोम्स अरेंज इन पैरेलल टू इक्विटोरियल प्लेन, और स्पिंडल फाइबर्स भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स का एक पॉइंट। अब देखो मेटाप्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज। एनाफेज में क्या होंगे दोस्तों, जो सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसे क्रोमोजोम्स है, अब ये क्रोमोजोम्स ऐसे हो जाएंगे, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे दोस्तों, तो सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम सेपरेट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये जो क्रोमोजोम था ये फाइनली इक्वेटोरियल प्लेन के बाद एनाफेज में क्या होगा, देखो ये अपोजिट पोल पे जाने लगे, और अपोजिट पोल पे देखो दे पुल अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। एंड टीलोफेज में क्या होगा दोस्तों, जो चीजें स्टार्टिंग प्रोफेज में दोस्तों डिसअपियर हुआ था वो रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे न्यूक्लियोलस एपियर होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। स्पिंडल फाइबर, हाँ स्पिंडल फाइबर क्या हुआ था यहाँ पे एपियर हुआ था, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा फाइनली। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो स्पिंडल फाइबर गायब हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, न्यूक्लियोलस दिखाई देने लगे। ये डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं है, अपने बुक का भी बना सकते हो, पर ये भी चलेगा। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ये सभी चीजें हो गया, अब हमें क्या करना है, क्रोमोजोम्स को क्या करना है, 2 पार्ट में क्या करना है दोस्तों, सेपरेट करना है। तो इसलिए साइटोकाइनेसिस प्रोसेस आएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, साइटोकाइनेसिस आएगा। और फाइनली दोस्तों साइटोकाइनेसिस से यहाँ पे देखो 2 डॉटर सेल तैयार हो गए, पहले सिंगल था 2 बने, इसलिए मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, 2 डॉटर सेल, यहाँ पे देखो। तो एक झटके में देखो ये आपको पूरा फ्लो चार्ट याद रखना है, इसमें के 2 पॉइंट, स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद हो गया सर। मेटाफेज में क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे कंप्लीटली डिसअपियर, फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्म, बाद में आप क्या लिखोगे, ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज इन इक्विटोरियल प्लेन। देन एनाफेज में क्या लिखोगे, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम्स सेपरेटेड, फिर लिखोगे दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। देन टीलोफेज में क्या लिखोगे दोस्तों, जो चीज डिसअपियर हुई थी, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, रीअपियर होना लगेगा। तो ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। और स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, देखो मियोसिस का जो पार्ट है, बस ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये अपने सिलेबस में ना तो लिखा हुआ है, ये जो मैंने टाइप आपके लिए लिख के दिया है अपने में लिखा नहीं है, बस आपको उसके डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। अगर इनकेस आया भी, ये डायग्राम बस हमें दिया है, ना तो इसका ब्रीफ एक एक स्टेप के बारे में लिखा नहीं है, पर मैंने आपके लिए लिखा है। पर आप इसके बदले दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं है, अगर आया तो हम दूसरा भी कर सकते हो। तो मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको सभी चीजें दे दी। जय हिंद दोस्तों।